हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड बिहेवियर के बारे में। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्टली वी विल स्टार्ट द मैटर। मैटर होता क्या है? इट्स अ स्टफ दैट मेक्स अस द होल यूनिवर्स। ऐसा मटेरियल स्टफ होता है जो कि जिससे कि पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल से। कुछ इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि किसी में वॉल्यूम, मास और डेंसिटी पे ये बेस होता है। ठीक है, एवरीबडी नो कि हमारे नेचर में 5 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, पोल, आइंस्टीन, कंडेंसेट। अब वन बाय वन हम इसका डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट सॉलिड से। क्लियर? 3 फेजेस मोस्ट कॉमन हैं जो कि हम 6th क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 3rd क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? तो एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है? इसका एक डेफिनिट शेप होता है, एक वॉल्यूम होता है। शेप मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर उसका शेप होता है। ठीक है, जैसे आपका बेड हो गया, ठीक है, कोई स्टोन हो गया, उसका एक शेप है, हम कहते हैं सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। एक पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम होता है। ट्रू सॉलिड की रिजिडिटी हाई होती है। ठीक है, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड पोजीशन होती है और हाई डेंसिटी होती है। क्लियर? एटम्स जो उसके होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये टाइटली हेल्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको हम दबा नहीं सकते। एटम्स मूव थ्रू वाइब्रेशन। जैसे लोहे की छड़ ले लेते हैं हम, ठीक है, एक लोहे की आयरन रॉड ले लेते हैं, इसको अगर हम हीट में करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या करते हैं, कहते हैं कि एक सिरा अगर हम उसका आग में रखेंगे तो दूसरा सिरा उसका गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड की ओर। तो जो आइटम्स मूव करते हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू करते हैं, देयरफॉर स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? इसीलिए जो होती है उसकी रॉड गर्म हो जाती है, क्योंकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। क्लियर? ये सॉलिड का एक बताया है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, वेरी नियर होते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज आपका क्या आ जाएगा, लिक्विड। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। जैसे कि आपने सॉलिड में देखा था, उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप था, इस टाइप का, है ना। ये किसका था? सॉलिड का था। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, इतने पास मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ठीक है, थोड़े से दूर होते हैं, तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे कि आप दूध लो, पानी लो, जिस कंटेनर में डालते हो उसका शेप ले लेता है। क्लियर? दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब जैसे कि 1 लीटर दूध है तो वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा, है ना। उतने ही 1 लीटर की ही स्पेस वो कंज्यूम करेगा कंटेनर में, तो इसीलिए उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन क्या होता है, आपका शेप डेफिनेट उसका नहीं होता। जिस कंटेनर में डालो, जिस बर्तन में डालो, उसका शेप ले लेता है। पार्टिकल ऑफ लिक्विड और लूजली पैक। जैसे कि आपने सॉलिड में देखा था, सॉलिड में क्या था, सॉलिड में आपका एकदम टाइटली पैक्ड थे सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं। दे कैन बी कंप्रेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट। कुछ हद तक इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि आपका सॉलिड इनकम्प्रेसिबल था, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते थे, इसको कुछ हद तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं गैसेस में। गैसेस डू नॉट पॉसेस एनी डेफिनेट वॉल्यूम और शेप। ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही इसका शेप होता है। ठीक है, डेफिनेट नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, कितना स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसीलिए कहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो ह्यूज होता है।
एक्सपेंसिबिलिटी, व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन गैस इट कॉन्ट्रैक्ट, जब हम प्रेशर इसमें लगाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है। जैसे कि आप सिलेंडर में क्या करते हैं, कंप्रेस करके गैस भरते हो, है ना, इसीलिए क्या कहते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, सीएनजी हो गया। कम डिफ्यूसिबिलिटी, लो डेंसिटी होती है, ठीक है, जो जितना सॉलिड होगा उसकी उतनी डेंसिटी हाई होती है। डिफ्यूज आसानी से हो जाता है। डिफ्यूज मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रेशर का एक्सर्शन हम इसमें दे सकते हैं। क्लियर, ये थी हमारी जो मेन 3 फेजेस की बात। इसका थोड़ा सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं जल्दी से। कंपैरिजन क्या है इसका, शेप इसका डेफिनेट शेप होता है, बिल्कुल। टेक शेप ऑफ द कंटेनर, सॉलिड की बात कही गई है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है, ठीक है। इसमें कहा है डेफिनेट शेप होता है, जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेता है लिक्विड, और गैसेस का टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, सेम कंडीशन गैसेस में भी होती है। वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है, फिर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, जितना कंटेनर में होगा, बड़ा कंटेनर होगा पूरे गैस में फैल जाएगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, मिल्क की बात करें, वाटर की बात करें, जिस ग्लास में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर दूध आपके 2 लीटर को फुल कर, 2 लीटर कंटेनर को फुल कर देगा। 1 लीटर मिल्क लोगे तो वो 1 लीटर के ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। पार्टिकल अरेंजमेंट इसका फिक्स्ड होता है, सॉलिड का वेरी क्लोज होते हैं, लिक्विड का रैंडम होता है, इसके क्लोज होते हैं बट इतना क्लोज नहीं होते जितना सॉलिड के होते हैं। रैंडम फॉर अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, इसेंशियली नन होगा। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉलिड में वेरी स्लो है, यहाँ पे मॉडरेट होता है लिक्विड में, और वेरी फास्ट होता है। एग्जाम्पल आइस, सॉल्ट, आयरन, इसका हो गया सॉलिड का। वाटर और विनेगर हो गया आपका लिक्विड का। वाटर वेपर, हीलियम जो कि गैस है, और एयर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, आपका एग्जाम्पल हो गया गैसेस का। क्लियर। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जनरली हमने पढ़ लिया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, ये हमने 3 जो पढ़ते आ रहे हैं। 2 और रिसर्च में की है। 1990s में साइंटिस्ट ने 5 स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा कुछ नहीं होता, ये भी एक टाइप की गैसेस होती हैं, लेकिन मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में, जबकि गैसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें नेचुरली इसका स्टार्स, ठीक है, स्टार्स के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसके एटम ब्रेक डाउन करते हैं जब, तो ये क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। इसीलिए हमें जो स्टार्स हैं, सन्स है, सन क्या है, ये भी एक टाइप का स्टार्स है, स्टार है। तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इसका हाई होता है, इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस होते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमें इसका चमकता हुआ रूप दिखता है, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा के कारण, क्योंकि यही प्लाज्मा है जो शाइन करता है। सन एंड अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। प्लाज्मा क्या है, कुछ नहीं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कैन मेड ऑन अर्थ। प्लाज्मा को अगर हमें यहाँ पे बनाना हो तो हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब का, ठीक है। जो लाइट हमारी होती है, ट्यूब लाइट होती है, वो भी आपका अंधेरे में भी कहीं ना कहीं उसका हल्का सा झलक दिखता है ना, या हम जलाते हैं तो वो एकदम लाइटनिंग करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूव करने लगते हैं, जिससे हमें ब्राइटनेस आती है। क्लियर। तो प्लाज्मा कैन मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लेस टेम्परेचर। लेस टेम्परेचर पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है, जो घरों में हम ट्यूब लाइट लगाते हैं। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके प्लाज्मा के हम।
देखो, मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर, इनर्शियल कॉन्फाइनेंट फ्यूजन, जितने भी फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है, विखंडन हम करवाते हैं, नेबुला, ठीक, ये सोलर कोरोना में देख लो, सोलर विंड, इंटरस्टेलर जो आप देखते हो, लाइटनिंग देखते हो, थंडरिंग देखते हो, ठीक है, लाइटनिंग जो हो गया उसमें लाइटनिंग देखते हो, वो किसका एग्जाम्पल है, उसमें भी क्या होते हैं, फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट होती है, ठीक है, ऑरोरा हो गया, फ्लेम्स हो गया, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, सोलर कोर, वाइट ड्रॉप, जुपिटर कोर, ये सारे एग्जाम्पल आपके प्लाज्मा के हैं जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में, ये हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। क्लियर, जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। होता क्या है, ये कुछ नहीं होता है, ये एक टाइप का लिक्विड होता है जिसे एब्सोल्यूट जीरो पे हम चिल्ड करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर चिल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, जब हम किसी एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को चिल्ड जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो पे उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो एक ऑड बिहेवियर शो करता है जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये अगर पूछा जाए सबसे कोल्डेस्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आपका कोल्डेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको कहा गया है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम, छोटा सा टॉपिक है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा थ्योरी पोर्शन पे ध्यान नहीं देंगे। मेन मोटिव है हमारा कि मल्टीपल क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी से थ्योरी पढ़ के कैसे सॉल्व करें, हमारा कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब एक स्टेट को अगर दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। ये आपका सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम गैस में चेंज कर रहे हैं हमारा सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, नैप्थलीन ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल हो गया हमारा सॉलिड टू गैस में सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस गैस को अगर हमें सॉलिड में चेंज करना है तो उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। क्लियर, उसको क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं, गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, गैस को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और आता है बॉइलिंग। क्या वेपोराइजेशन और बॉइलिंग सेम टर्म है, तो इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन देख लो, सॉलिड को अगर हम गैस में चेंज कर रहे हैं सब्लिमेशन, गैस को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं डिपोजिशन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सब्लिमेशन का अपोजिट क्या होता है, तो डिपोजिशन। डिपोजिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्लिमेशन। किसी भी टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर। गैस को लिक्विड में चेंज करने को वेपोराइजेशन, गैस को लिक्विड में चेंज करने को कंडेंसेशन और लिक्विड को गैस में चेंज करने को वेपोराइजेशन कहते हैं। फिर आते हैं हम सॉलिड से लिक्विड में अगर कर रहे हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग होती है। कोई भी सॉलिड चीज़ मेल्ट हो रही, कैंडल का एग्जांपल ले लो। ठीक है, या हम किसका एग्जांपल, आइस का एग्जांपल ले लें। ठीक है, आइस है सॉलिड, लिक्विड में चेंज हो रहा है आपका, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अगर वही पानी से बर्फ बन रहा है तो उसको हम कह देते हैं फ्रीजिंग। अब एक टर्म आता है यहाँ पे प्लाज्मा। ठीक है, अगर गैस का आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्या बोला था मैंने, प्लाज्मा कुछ नहीं है, गैसियस फॉर्म ही होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं, यही बताया था। तो अगर उसका आयनाइजेशन हो रहा है गैस का तो वो प्लाज्मा बनेगा। अगर प्लाज्मा का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके आयंस टूट रहे हैं, गैसेस में रिलीज हो रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को जो चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना, और
रिस्पेक्टिवली, जो भी हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, ये सभी आप लोग जानते हो, एक टाइप का बस आपका रिविजन कराने का पर्पस है ये। चेंजेस ऑफ, इसमें देख लो अब कहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस में कितनी एनर्जी होती है और कौन सा स्टेट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस कौन सा ले रहे हैं, मेल्टिंग ले रहे हैं, तो मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, एनर्जी क्या होती है, आपकी एनर्जी ऐड होगी। ठीक है, फ्रीजिंग कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी, खत्म होगी, रिमूव होगी। एवेपोरेशन में लिक्विड से गैस में जाते हैं, एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, बॉइलिंग में भी आपके लिक्विड टू गैस है, तो एनर्जी क्या होगी, आपकी ऐड होगी। रिमूव में गैस टू लिक्विड में है, एनर्जी रिमूव होगी। सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस है, तो बहुत एनर्जी हमें क्या मिलेगी, बहुत एनर्जी ऐड होगी हमारे पास। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, कुछ नहीं होता। फ्यूज़न एक टाइप का क्या होता है, फ्यूज़न मतलब ही क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। पहली एक चीज़ ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड को और हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉलिड टू लिक्विड को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, है ना, यही कहते हैं। सॉलिड टू लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अगर पूछा जाए कि फ्यूज़न किसका अपोजिट है, तो फ्रीजिंग का अपोजिट है। क्लियर? और सिनोनियम किसका है, मेल्टिंग का है। फिर से ध्यान दो, फ्यूज़न का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड। थोड़ा उसको अलग टर्म क्यों दिया गया अभी मैं बताऊंगी। मेल्टिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, फ्यूज़न का अगर हम सिनोनियम पूछे मेल्टिंग, और अगर हम अपोजिट वर्ड पूछे तो फ्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर? एट मेल्टिंग द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि वो हीट एनर्जी जो कि उसको चेंज कर रही है, किसको, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रही है। ठीक है, वो हीट एनर्जी उसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है, जो उसको सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट कर रही है, वो हीट एनर्जी की ज़रूरत, ठीक है, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नो चेंज इन टेम्परेचर। जो भी हीट एनर्जी लगती है किसी भी सॉलिड को लिक्विड करने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, अब आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है, अगर हम देखें लिक्विड से गैस बनती है। ठीक है, तो वही दिया है हीट। ठीक है, एक क्वांटिटी ऑफ हीट जो कि इन जूल्स में रिक्वायर्ड होगी, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको क्या करेगी, वेपर से गैस में चेंज करेगी। सॉरी, वेपर और गैस, जो कि लिक्विड को चेंज करेगा, वेपर और गैस को, वेपर को ही हम गैस कहते हैं, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ भी लेटेंट हीट में क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर हीट की, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्यूज़न मतलब मेल्टिंग याद रखना, लेटेंट हीट वर्ड जुड़ जाएगा तो वो हीट की एनर्जी जो कि ज़रूरी होती है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, बट कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्वांटिटी ऑफ हीट होती है, ठीक है, जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को चेंज कर देता है, किसमें, वेपर और गैस में। क्लियर? विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का 22.5 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, लेटेंट ऑफ इट फ्यूजन को दिखाया गया है। यहाँ पे देखो क्या दिखाया है, लेटेंट हीट दिखाई है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट सप्लाइड की जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हीट सप्लाई की जा रही है। क्लियर? यहाँ पे कोई मैटर है सॉलिड, ठीक है,
सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर जनरल भाषा में देखें तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टर्म यूज़ किया गया है, मतलब वो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो हीट एनर्जी नीडेड होती है जो कि चेंज कर देती है सॉलिड को लिक्विड में। क्लियर। लिक्विड से गैस की बात करें तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है, वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और लिक्विड टर्न्स हो जाता है गैस में, ठीक है। यह आपका लेटेंट हीट के बारे में हो गया। अब एक टर्म आता है कि क्या इवेपोरेशन और बॉइलिंग सेम टर्म है, कोई डिफरेंस तो नहीं है उनमें, ठीक है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग की अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होता है, इवेपोरेशन जो होता है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है 37 पे हो जाए, 39 पे हो जाए, 40 पे हो जाए, 50 पे हो जाए, कोई ये नहीं होता कि इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। बॉइलिंग इट अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, बॉइलिंग हमें पता है वाटर का बॉयल होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर तभी बॉयल होना स्टार्ट होगा जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाएगा। क्लियर। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, ठीक है, टाइम लेता है बहुत, ये फास्ट और क्विक प्रोसेस है। इवेपोरेशन में क्या होता है, टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर हम सी की बात करें तो सी में इवेपोरेशन कहाँ होगा, नीचे के पानी में नहीं होगा, उसके जो सरफेस वाटर है सबसे पहले उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है, वाटर साइकिल में आप इवेपोरेशन आसानी से देख सकते हो कि जो समुद्र का पानी होता है उसकी पहले ऊपर का वाटर आपका इवेपोरेट होता है। बॉइलिंग की बात करें तो पूरे लिक्विड में होती है, मॉलिक्यूल मूव करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो पूरे लिक्विड में होता है, ठीक है। इवेपोरेशन में आपका बबल्स फॉर्म्ड नहीं होता है, ठीक है, और इसमें आपका बॉइलिंग में बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर इसका चेंज हो सकता है, इसका कांस्टेंट होता है बॉइलिंग प्रेशर पे, ठीक है। यहाँ पे हम हीट सप्लाइड जो देते हैं वो सराउंडिंग से देते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, है ना। यहाँ पे हीट एनर्जी कोई एनर्जी सोर्स से देते हैं, जैसे गैस में हमने दे दिया, स्टोव हो गया, ये सब क्या है, एनर्जी के सोर्सेज हैं। क्लियर। अब एक चीज़ क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है यहाँ से कि रेट ऑफ एवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय, कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। फर्स्ट फैक्टर हम देखेंगे टेम्परेचर, ठीक है। देखो सोच के देखो, अगर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा कर दें, इंक्रीज कर दें, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है गर्मियों में अगर हम एग्जांपल लेते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, समर सीजन में टेम्परेचर आपका हाई होता है तो इवेपोरेशन वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे टेम्परेचर आप विंटर की बात करें तो वहाँ पे इवेपोरेशन कम हो जाता है। क्लियर। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर। ह्यूमिडिटी होगी अगर हमारे सराउंडिंग एयर में तो क्या होता है, देखो ह्यूमिडिटी अगर होगी तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मोर वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर में, तो वो क्या करेगा, इवेपोरेशन की स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। वहीं पे अगर ह्यूमिडिटी कम होगी इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा
तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड की बात करें, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया की बात करें डिनोट कर देते हैं ए से। ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने छोटा सा एक कंटेनर लिया, क्लियर, छोटा सा कंटेनर में अगर हम वाटर रखते हैं तो क्या होता है, आपका 1 लीटर हमने छोटा कंटेनर में लिया तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा इवेपोरेट होने में। ठीक है, वहीं पे अगर हम बड़ा बर्तन लेते हैं 1 लीटर पानी के लिए तो वो कम समय लगाएगा। क्यों, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा इवेपोरेशन की रेट उतनी ग्रेटर होगी। क्लियर, मूवमेंट ऑफ एयर रिमूव्स द लिक्विड मॉलिक्यूल एज सून एज दे एस्केप। ठीक है, जितना एयर आपका मूवमेंट होगा इवेपोरेशन की रेट भी उसकी हाई होती चली जाएगी। प्रेशर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज, यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होता है, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ भी प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया के भी प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा। मूवमेंट ऑफ एयर क्या होगा, ये भी इसका मूवमेंट ऑफ एयर जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन की रेट उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी मूव करेंगे एयर की वजह से, है ना। प्रेशर कम होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक में, टेम्परेचर स्केल, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर स्केल के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले देख लेते हैं हम टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर क्या होता है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को उसके डिग्री पे मेज़र करना टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, टेम्परेचर में अगर देखो कौन कौन सी 3 स्केल्स होती हैं। पहला आपका होता है सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियर, यहाँ पे पूछा जाता है कि चेंज अगर हमको, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपकी थर्ड स्केल हो गई, आपस में एक्सचेंज करने को पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया हो तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो, सेल्सियस में दिया है तो उसको केल्विन में चेंज करो। तो अगर सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, कोई भी, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको हमें चेंज करना है केल्विन में तो 273 कर देते हैं। ठीक, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, केल्विन। मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और पूछा है कितना केल्विन होगा इसका, तो कितना केल्विन होगा चेंज करने के लिए, 1 डिग्री में क्या करेंगे, 273 में 1 ऐड कर देंगे, 274 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 274 केल्विन होता है। ठीक है, अगर वहीं पे यहाँ पूछ लिया जाए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो फॉर्मूला क्या होता है, 9/5। ठीक है, यहाँ पे TC + 32, जो भी आपका टेम्परेचर आपका सेल्सियस में दिया उसको पुट ऑन कर देंगे। ठीक, और 32 उसमें ऐड ऑन कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का। वाइसा वर्सा अगर हम करें कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट आपका अगर गिवन है, सेल्सियस पूछा है, फॉर्मूला लगेगा 5/9 T, जो भी वैल्यू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखी है 32 से माइनस कर देंगे। क्लियर, आते हैं हम डिफ्यूज़न में। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, गैसियस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, होता क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। गैसेस का नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं परफ्यूम को एक कॉर्नर के रूम में स्प्रे करो, आपका कुछ देर में क्या होता है, पूरे एयर में फैल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है
कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी कॉर्नर में, वहाँ से मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन में। कमरे में परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो हाई से लो की तरफ जो मूव करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिफ्यूज़न। यहाँ पे डाई के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेटिव थे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए यहाँ पे डाई के मॉलिक्यूल वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक, डिफ्यूज्ड हो जाएंगे, इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिस सेट्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।